ESP की बात करें तो वो सॉरी EC 4 से ज़्यादा होना चाहिए। EC क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बात होगी भाई इसमें? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हाँ अभी फिर से ठीक है। हाँ तो EC जो है वो आपका 4 से ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ESP 15 से कम होना चाहिए, और SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो ये 13 से कम होना चाहिए। अब ये जो सेलाइन है ना, एक रशियन शब्द है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका सोलन चौक। सेलाइन को हम लोग सोलन चौक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोलन चौक। ध्यान रखना, तो ये सोलन चौक क्या है? एक रशियन बर्ड है। सोलन चौक इज अ रशियन बर्ड जो सेलाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेलाइन कहो या सोलन चौक कहो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पर सोडिक की। सोडिक को हम लोग एल्कलाइन भी कहते हैं। तो जो आप कहते हो ना एल्कलाइन, क्या है? एल्कलाइन ही सोडिक है, सोडिक ही एल्कलाइन है। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। सोडिक एल्कलाइन एक ही बात होती है। कुछ लोग सेलाइन और एल्कलाइन को एक समझते हैं, नहीं, सेलाइन अलग चीज़ हो गई, सोडिक और एल्कलाइन ये दोनों अलग चीज़ होती हैं। यहाँ पर pH 8.5 से ज़्यादा होगा। 8.5 से pH जाता है 10 तक। जब भी pH आपका 8.5 से लेकर के 10 के बीच में हो तो उसे आप एल्कलाइन कहेंगे या फिर सोडिक कहेंगे, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं EC को लेकर के, EC आप सेलाइन से कोरिलेट करें। यहाँ पर जो वैल्यू 4 से अपन को रखना है, सेलाइन शब्द सुनते ही EC को आप 4 से ज़्यादा रखो। यहाँ पर देखो सेलाइन शब्द कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर जो EC है वो आपका 4 से कम होगा। वहीं ESP की अगर हम बात करें तो वो 15 से ज़्यादा होगा। वहीं SAP की बात करें तो ये 13 से ज़्यादा होगा। अब आते हैं अपन वहाँ पर सेलाइन सोडिक में। तो सेलाइन सोडिक में ये जो अपना है, इसको ठीक जस्ट आप अपोजिट कर देना। जैसे अपना ये अपना हो गया आपका 4, तो यहाँ पर सेलाइन शब्द है तो 4 से ज़्यादा होगा EC, ये 15 से ज़्यादा ही है, और ये 13 से ज़्यादा है। ये दोनों जो है आपके ESP और SAR, इनको आप सोडिक से रिलेट करके रखें, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अपन बात करते हैं सोडियम को लेकर के। अभी बात बताऊंगा मैं आपको। ESP और SAR इन दोनों की वैल्यू आप इससे याद रखें कि कहीं पर भी सोडिक शब्द आ जाए आपको बता देना है कि उसका 15 से ज़्यादा तो ESP होगा और 13 से ज़्यादा SAR होगा। तो सोडिक सॉइल पूछा है तो आपको क्या बताना है? 15 से ज़्यादा ESP और 13 से ज़्यादा SAR। आपसे सेलाइन सोडिक बोल दे तो सेलाइन सोडिक में भी देखो सोडिक शब्द आ रहा है, सोडिक शब्द आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि भाई ESP और SAR इन दोनों को सोडिक के साथ जोड़ दो। सोडिक से ही आपको याद हो जाएगा, इसी ट्रिक से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर सोडिक शब्द जुड़ा हुआ है, सोडिक शब्द जुड़ा हुआ है मतलब इसका भी ESP 15 से ज़्यादा और SAR 13 से ज़्यादा। ऐसे मैंने आपको EC का बताया। EC को आप किससे कोरिलेट कर दो? सेलाइन से कोरिलेट कर दो। जहाँ पर सेलाइन शब्द नहीं है वहाँ पर EC 4 से कम रहेगा, जहाँ पर सेलाइन शब्द है वहाँ पर EC 4 से ज़्यादा रहेगा। जैसे सेलाइन सोल है तो EC 4 से ज़्यादा है। यहाँ पर देखो सेलाइन सोडिक, तो सेलाइन शब्द जहाँ पर आ रहा है मतलब EC यहाँ पर 4 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो सोडिक एल्कलाइन है, सेलाइन शब्द यहाँ पर नहीं, मतलब EC यहाँ पर 4 से कम है, ठीक। और pH का ये है। अब देखो यहाँ पर एक मैं आपको बताऊँ, इसके 2 pH मिलते हैं, मतलब यहाँ पर pH जो है वो वेरिएबल करता है। यूजुअली तो इसका pH अपन को 8.5 ही रखना है, यही है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिंपली पूछा जाता है कि भाई सेलाइन सोडिक का pH कितना है, तो वो 8.5 से आपको ज़्यादा ही रखना है। लेकिन ये वो डिपेंड करेगा सॉल्युबल सॉल्ट पर, मतलब सॉल्ट कैसे है। यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है वो कब होगी? जब यहाँ पर एक्सचेंजेबल सॉल्ट ज़्यादा हो। जब एक्सचेंजेबल सॉल्ट ज़्यादा होते हैं तब यहाँ पर 8.5 आपको आंसर देना है, और यूजुअली कुछ ना दिया हो तब भी आपको 8.5 ही आंसर देना है। या अगर आपसे लिखा हो वहाँ पर कि मोर एक्सचेंजेबल सॉल्ट है तो सेलाइन सोडिक का pH 8.5 से ज़्यादा होगा। कुछ नहीं भी दिया हो तब भी आपको 8.5 से ज़्यादा ही लगाना है। लेकिन कंडीशन कब बदल जाती है? जब आपसे बोला जाए कि सॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा हो। सेलाइन सोडिक के अंदर अगर मान लीजिए इफ़ सॉल्युबल सॉल्ट आर मोर, अगर मान लीजिए सॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पर ज़्यादा है तो फिर इसका pH जो है वो 8.5 से आपको कम मिलेगा। इसी वजह से कुछ किताबों में 8.5 से कम भी दिया रहता है और कुछ किताबों में 8.5 से ज़्यादा भी दिया रहता है। मोस्ट कॉमन तो वैसे यही है, अगर कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो आपको आंसर 8.5 से ज़्यादा ही लगाना है। यूजुअली तो यही रहता है, लेकिन कंडीशन बन जाती है अगर सॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा हो तो फिर 8.5 से कम हो जाएगा, और अगर एक्सचेंजेबल सॉल्ट ज़्यादा हो तो फिर 8.5 से ज़्यादा रहेगा। इन बातों को आप याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आप बिल्कुल याद रखना। हाँ, यहाँ पर एक बात बताया कि सेलाइन को सोलन चौक कहा जाता है रशियन बर्ड में। ऐसे ही ये जो सोडिक है, ये सोडिक के लिए भी एक रशियन शब्द का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है
सोलेनेज, SOLONETZ, हाँ SOLONETZ, सोलेनेज। ये भी क्या है, एक रशियन बर्ड है, ये भी एक रशियन बर्ड है, और ये रशियन बर्ड शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, सोडिक के लिए। अच्छा, एक कलर पे भी आता है, देखो सैलाइन जो सॉइल होती है ना, इनका कलर यूजुअली वाइट मिलेगा आपको, सॉइल कलर यहाँ पर कैसा होगा, यूजुअली वाइट होगा, जबकि इनका जो सॉइल कलर होता है वो यूजुअली ब्लैक होता है। सॉइल कलर यूजुअली कैसा होता है आपका, ब्लैक होता है, इस बात को भी याद रखना, इसलिए इसको ब्लैक एल्कली सॉइल भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड ब्लैक एल्कली सॉइल, इसलिए इसको ब्लैक एल्कली सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कलर भी ब्लैक है, एल्कला है, तो इसलिए इसको ब्लैक एल्कली सॉइल भी हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब यहाँ पर मैनेजमेंट भी आपको दो पढ़ने पड़ेंगे, एक सैलाइन का मैनेजमेंट अलग पढ़ना है, एल्कलाइन का मैनेजमेंट अलग पढ़ना है। सबसे पहले तो हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ द सैलाइन सॉइल, कि सैलाइन सॉइल का मैनेजमेंट कैसा होगा, मैनेजमेंट ऑफ द सैलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल का कैसा मैनेजमेंट है, कैसे उसको आप ठीक करोगे। तो भाई सैलाइन सॉइल है, बहुत सारे उसमें नमक है, नमक मतलब उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है फ्लूडिंग कर दो, तेज पानी का बहाव आना चाहिए, फ्लूडिंग करो वहाँ पर, फ्लूडिंग होगी तो उससे क्या होगा, या तेज बारिश करवा दो तो लीचिंग हो जाएगी, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट है वो पानी के साथ घुल करके या तो खेत से दूर चले जाएंगे या खेत के नीचे चले जाएंगे, सरफेस पर सॉल्ट बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूडिंग या तो बाहर खेत से बाहर कर दो, या फिर अच्छा खासा अमाउंट में इरिगेशन दे दो, तो पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो पानी अपने आप नीचे जाएगा, तो नमक को घोल करके, सॉल्ट को घोल करके भी वो नीचे, पानी सॉल्ट को नीचे ले जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर सॉइल को कह सकते हैं कि भाई उसको मॉइस्ट कंडीशन में रखो, लगातार वहाँ पर इरिगेशन देते रहो, उससे भी लीचिंग होती है, तो यहाँ पर सॉइल को आप मॉइस्ट कंडीशन में रखो, या फिर कह सकते हैं फ्रिक्वेंट इरिगेशन, फ्रिक्वेंट इरिगेशन आप वहाँ पर करते रहो, लगातार इरिगेशन आप वहाँ पर देते रहो। इसके अलावा एक और चीज़ है FYM, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पर लगा दीजिए IMP, यूज़ ऑफ FYM। FYM का यूज़ करने पर सैलाइन सॉइल को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, सैलाइन रिक्लेमेशन के लिए यूज़ होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वो एक आपका FYM, ये दो चीज़ें तो हैं, FYM पर क्वेश्चन है इसलिए मैंने IMP लगा दिया। ये तो सैलाइन सॉइल की बात होगी। अब बात करें यहाँ पर एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको कैसे ठीक करोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है जिप्सम को लेकर, जैसे वहाँ एसिडिक में लाइम को लेकर के पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है जिप्सम को लेकर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एल्कली सॉइल में, एल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन में जिप्सम का आप यूज़ करो। क्या होता है भाई जिप्सम का फॉर्मूला, CaSO4 2H2O, जिप्सम का यूज़ करो, ठीक है। वहाँ पर लाइम क्या था, केवल CaSO4, वहाँ पर कन्फ्यूजन इस वजह से होता है क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला एक जैसे लगते हैं, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि लाइम कहाँ यूज़ करना है, जिप्सम कहाँ यूज़ करना है। तो अच्छे से याद रखना, लाइम एसिडिक सॉइल में यूज़ होता है उसको ठीक करने के लिए, और जिप्सम एल्कलाइन सॉइल में यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका सोडिक या एल्कलाइन सॉइल को ठीक करने में। एक और बात ध्यान रखना, इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ आप सोडिक सॉइल में या फिर अपन कहें एल्कलाइन सॉइल में ही करते हैं, एल्कलाइन सॉइल रिक्लेमेशन सिर्फ और सिर्फ इसी में यूज़ करते हैं इसका, जिसका pH 8.5 से ज़्यादा हो। IMP ध्यान रखना, जिसका pH 8.5, वही 8.5 से लेकर के 10 के बीच में ही था, तभी आप जिप्सम का यूज़ करोगे। ध्यान रखना, जैसे कि मान लो मैंने कहा इन केस ऑफ सैलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल के केस में आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते, सैलाइन सॉइल के केस में कभी भी जिप्सम का यूज़ नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फेट निकलेगा, ये जो है ना आपका SO4, ये सॉल्ट के कंसंट्रेशन को और बढ़ा देगा। यहाँ पर जिप्सम का कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, जिप्सम नॉट यूज्ड, यहाँ पर जिप्सम कभी यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जिप्सम के अंदर जो सल्फेट है, जो सल्फेट है वो यहाँ पर सॉल्ट के कंसंट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा, तो सैलाइन से वो और ज़्यादा सैलाइन हो जाएगी, pH उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ा देता। लेकिन इसके अंदर आप ज़रूर इसका यूज़ कर सकते हो, हाँ ठीक।
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन पायराइट का यूज़ किया जाता है। आयरन पायराइट का आप यूज़ करें, FeS जिसको अपन कहते हैं, आयरन पायराइट का यूज़ करो। इसके अलावा ग्रीन मैन्योर में आपका सेसबेनिया स्पीसीज, वहाँ पर FYM याद रखना, यहाँ पर ग्रीन मैन्योरिंग याद रखना। ग्रीन मैन्योरिंग जैसे कि आपका इस सेसबेनिया स्पीसीज, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लगाकर भी आप एल्कलाइन सॉइल को ठीक कर सकते हो, उसको रिक्लेम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक अपन ने बात की थी यहाँ पर प्रेस मड एसिडिक में, तो प्रेस मड भी यहाँ पर भी यूज़ होता है, यहाँ पर साथ साथ में मोलेसिस भी यूज़ होता है। प्रेस मड और मोलेसिस दोनों ही चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप यूरिया का इस्तेमाल कभी ना करें, यहाँ पर या तो कैन का इस्तेमाल करें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या फिर DAP का यूज़ करें। ठीक है, बस इन दोनों का यूज़ करें इंस्टीड ऑफ यूरिया। यहाँ पर यूरिया का यूज़ नहीं करना चाहिए, यूरिया को छोड़ करके आप कैन और DAP का यूज़ करें, इनका आप यूज़ कर सकते हो एल्कलाइन सॉइल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है सैलिनिटी, एक शब्द क्या है सैलिनिटी, और एक शब्द है यहाँ पर सोडिसिटी। दोनों में क्या अंतर है, और यहीं से दोनों दो तीन शब्द भी अपन पढ़ लेंगे। एक होता है सैलिनिटी, एक होता है सोडिसिटी। सैलिनिटी बड़ा सिंपल सा है कि भाई जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको मेजर करता है सैलिनिटी, बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर ज़्यादा ताम झाम नहीं, बिल्कुल सिंपल सा समझो, मेजर्स दी सॉल्ट कंसंट्रेशन। भाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को जो मेजर करता है, मतलब उसको बताता है, रिप्रेजेंट करता है, वो सैलिनिटी है। अब सॉल्ट तो अलग अलग टाइप के होते हैं भाई, सॉल्ट में सोडियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, एनाइंस बताए थे मैंने आपको। लेकिन जब अपन सिर्फ और सिर्फ सोडियम की बात करें तो फिर वो सोडिसिटी कहलाता है। यानी कि सोडिसिटी एक प्रकार की सैलिनिटी ही है, लेकिन सोडिसिटी में विशेष तौर पर हम मेन फोकस कहाँ रहता है, मेनली हम किसकी बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वो सैलिनिटी है, लेकिन सॉल्ट कंसंट्रेशन में अगर सिर्फ सोडियम को उठा लिया जाए, सिर्फ सोडियम की बात करें तो फिर वो सोडिसिटी कहलाएगा। इस चीज़ों को आप याद रखना। अब यहाँ पर सैलिनिटी को मापने के लिए दो चीज़ें, एक तो है TDS, नाम सुना होगा आपने, TDS, पानी का TDS चेक किया जाता है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जिसको अपन बोलते हैं, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जिसको कहा जाता है, TDS हो गया। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इससे, EC से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये आप याद रखना, IMP है ये, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया था। सैलाइन सॉइल आ जाए आपका, सैलाइन बर्ड आ जाए तो आप कह देना कि उसका EC जो है वो 4 से ज़्यादा है। जैसे सैलाइन सोडिक, वहाँ पर भी EC, सैलाइन सोडिक वहाँ पर भी EC क्या था, 4 से ज़्यादा था, लेकिन सोडिक में EC 4 से कम रहता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको पता ही है, ये क्या बताता है, टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन बताता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप करंट को पास करके देखो, अगर करंट जा रहा है दैट मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्चुअली क्या बताता है, टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन, टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है सॉइल के सॉल्यूशन में, उसको बताता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, और इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वो है डेसीसाइमन पर मोलर, ये, या फिर एक तो ये पढ़े हुए बहुत समय हो गया है, फिजिक्स वगैरह में तब पढ़े थे, नहीं तो इनको प्रॉपर तरीके एक्सप्लेन करता, लेकिन आपको जरूरत नहीं पढ़ने की, सिर्फ बस ऐसे पढ़ लो, इनको रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब आते हैं सोडिसिटी पर। सोडिसिटी में दो चीज़ें हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। किस पर, सोडिसिटी। सोडिसिटी पर मेन फोकस किस पर है हमारा, सोडियम के ऊपर मेन फोकस है। यहाँ पर सॉल्ट पूरे नहीं लेने, यहाँ पर सिर्फ सोडियम की बात करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए दो चीज़ हैं, एक तो है ESP और दूसरा है SAR। ये नाम सुने आपने, ESP और SAR, अभी भी बताए थे मैंने आपको। इसकी फाइनल वैल्यू 15 पर रहती है, 15 से कम ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर SAR, और ये भी बताया था ESP और SAR, इनको आप किससे रिलेट करके पढ़ो, सैलाइन सोडिक सॉइल से, एल्कलाइन से रिलेट करके पढ़ो, जो बताया था मैंने आपको। अब ESP क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ये बात किसकी हो रही है यहाँ पर, सोडिसिटी को करना है। सोडिसिटी मेनली सोडियम पर ही फोकस करता है, दोनों के अंदर हम सोडियम की ही बात करेंगे। सोडियम परसेंटेज, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड कर दो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से, एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड बाय
CEC कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100, ये है भाई इसका फॉर्मूला ESP निकालने का। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं अपन कि भाई जो कैटाइन एक्सचेंजिंग साइट्स हैं कितना पोर्शन सोडियम ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वही क्या कहलाता है आपका पोर्शन ऑफ कैटाइन एक्सचेंज साइट, पोर्शन ऑफ कैटाइन एक्सचेंज साइट ऑक्यूपाइड बाय सोडियम। सोडियम के द्वारा कितना कैटाइन एक्सचेंज साइट कवर करके रखा हुआ है, कितना जगह सोडियम अकेले ने घेर रखी है, वही क्या कहलाता है ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और दूसरा होता है SAR जिसको कहते हैं हम लोग क्या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो, नॉट एब्जॉर्प्शन, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो। इसका भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कैल्शियम डाई पॉजिटिव प्लस मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2 और फिर इन पूरे का कंप्लीट अंडर रूट। क्या फॉर्मूला है भाई, यहाँ अच्छे से लिखें, सोडियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2 और फिर इस पूरे का अंडर रूट। ये है भाई किसका फॉर्मूला SAR का, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो का। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है बस। इस पर सिंपली SAR में हमको ये बताना है कि भाई सोडियम का अमाउंट कितना है, किसके कंपैरिजन में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। जैसे एक मैंने मान लीजिए ये मैंने कहा कि कोई सॉइल का पेस्ट है, एक सॉइल सॉल्यूशन है, इसमें से मैंने पानी निकाल लिया, इसमें से मैंने पानी को अलग कर लिया। अब ये जो पानी मैंने अलग किया है, इस पानी के अंदर मुझे पता करना है कि भाई सोडियम का अमाउंट कितना है एज कंपेयर टू कैल्शियम और मैग्नीशियम, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है, उसका अमाउंट कितना है, वही क्या कहलाता है SAR। तो ये SAR और ESP ये दोनों किससे रिलेटेड है, सोडिसिटी से। वहीं EC किससे रिलेटेड था आपका, सैलिनिटी से। ठीक, एक और शब्द है इसके अंदर डिग्रेडेड एल्कली सॉइल, डिग्रेडेड एल्कली सॉइल, या फिर अपन कहें सोडिक सॉइल। ये क्या चीज़ होती है भाई, डिग्रेडेड एल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी कोई सैलाइन सोडिक सॉइल है, या फिर अपन कहें मतलब ये कह सकते हैं कि भाई जो अपनी सोडिक सॉइल है वो जब एसिडिक नेचर की हो जाए, उसका pH आपका 6 से नीचे चला जाए, जब ये स्लाइटली एसिडिक हो जाए, कैसी हो जाए भाई, स्लाइटली एसिडिक हो जाए, बड़ा सिंपल तरीके से आप, जिसका pH 6 से कम हो जाए। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे आपने कह दिया, कोई भी सॉइल है जो सोडिक नेचर की है, एल्कली नेचर की है, वो उसका pH ऐसे कम कैसे पहुंच गया, वो अचानक से एसिडिक नेचर की कैसे हो गई। क्योंकि यहाँ पर एक तो हुई बहुत ज़्यादा लीचिंग, एक्सेसिव लीचिंग कर दी हमने, इसमें जो कुछ भी था वो सब हमने लीच करवा दिया। ऊपर से यहाँ पर हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई सोर्स भी नहीं रखा। ध्यान रखना है, यहाँ पर एक तो लीचिंग मतलब नुकसान भी हो रहा है और मिल भी कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर लीचिंग भी हो रही है और किसकी एब्सेंस में हो रही है, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई सोर्स भी अवेलेबल नहीं है जो सॉइल को दे सके। ऊपर से उसमें से लीचिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। बात समझ में आ गई? तो उससे बन जाती है आपकी सॉइल, जो मतलब एल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल है, वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाती है, बेकार हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये तो अच्छा हो गया ना, एक तरह से हमने रिक्लेमेशन कर दिया। यहाँ पर रिक्लेमेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम का सोर्स। ध्यान रखना, देखो इस चीज़ को समझो आप, बड़ा सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूँ। जैसे कि एक होता है कि भाई हम लोग डाइट पर हैं, एक होता है कमजोरी होना, एक होता है डाइट पर होना। पहले आप बहुत मोटे थे लेकिन आप एकदम से पतले हो गए, तो आपसे कोई कहेगा यार आप तो ठीक हो गए, लेकिन उसको क्या पता कि भाई मैं ठीक नहीं हुआ, मैं भुखमरी से का शिकार हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे शरीर में बहुत सारी कमियाँ हो चुकी हैं। तो एक तो उस तरीके से पतला होना होता है, और एक पतला होना किसको कहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से जिम जा रहे हो, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन उससे तरीके से आप पतले हो रहे हो। तो उस तरीके से पतले हो रहे हो लेकिन आप बेकार नहीं हुए हो, आप डिग्रेडेड नहीं हुए हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, आप वैसे ही पतले हो रहे हो, वैसे ही कमजोर हो रहे हो, तो आप डिग्रेड हो रहे हो। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो एक तरह से रिक्लेमेशन हो गया, जो एल्कलाइन कंडीशन थी हमने उसको एसिडिक में बदल दिया, यही तो रिक्लेमेशन होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई जो मैनेजमेंट था वहाँ पर एल्कलाइन को हम कम कर रहे थे, या एसिडिक को हम लोग कम कर रहे थे। यहाँ पर एल्कलाइन है, हमने यहाँ पर एसिडिक बना दिया, वो भी स्लाइटली एसिडिक है, तो ये तो बढ़िया काम हो गया। ये बढ़िया काम नहीं हुआ, ये कमजोरी आ गई, ये डिग्रेड हो गया। ये क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम उसको दे कुछ नहीं रहे थे। कैल्शियम मैग्नीशियम की एब्सेंस में उसका सारा न्यूट्रिएंट हमने लीच आउट करा दिया। तो ये रिक्लेमेशन नहीं हुआ, ये सही चीज़ नहीं हुई, ये उल्टा जो एल्कली सोडिक सॉइल थी वो खराब और हो गई है, डिग्रेड हो गई है। तो इस चीज़ को याद रखना।
कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, रिक्लेमेशन और डिग्रेडेशन में दोनों में अंतर है। ठीक है, थैंक यू।